और ऐड बी जैसे ही किए तो ऐड बी आपका एडेड सेक्शन में टेम्पोररी रजिस्टर में बी गया और बी ऐड होकर फिर एक्सी को अपडेट कर दिया, यानी एसी ऐड बी लिखने से क्या हुआ, AC इज अपडेटेड बाय AC प्लस मेमोरी ऑपरेंड बी। और उसके बाद सेम ऑपरेशन हमको C+D करना है। तो एक्यूमुलेटर, चूंकि यहाँ पर वन एड्रेस के केस में हमारा रिजल्ट स्टोरेज एरिया एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, तो अगर हम यहाँ पर फिर से लोड C करेंगे तो A+B ओवरराइट हो जाएगा। A+B को ओवरराइट नहीं होने देने से पहले क्या करना है कि A+B का एक कॉपी कहीं स्टोर कर लेना है। तो स्टोर जो इंस्ट्रक्शन है, ये स्टोर इंस्ट्रक्शन का यूज करके ये टी यूज किया गया। टी एक्चुअली कोई भी वेरिएबल हो सकता है, टी के जगह आप कोई और भी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं जो इस एक्सप्रेशन में यूज नहीं हुआ है, यानी ABCD एक्स को छोड़कर आप कोई भी वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हैं प्रीवियस डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट डेटा हम जब देंगे तो प्रीवियस डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस डेटा लॉस्ट होने के पहले, ओवरराइट होने से पहले उसका एक कॉपी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया गया। तो t is the variable in which the value of accumulator that is A+B is stored। तो जैसे ही ये empty लिखेंगे तो empty में AC में का जो एक कॉपी असाइंड हो गया, यानी now t contains the value A+B। A+B को t में हमने असाइन कर दिया। अब अगर लोड C लिखेंगे तो लोड C हमारा क्या A+B को ओवरराइट करेगा, लेकिन A+B को ओवरराइट करने से पहले हम A+B का एक कॉपी t में स्टोर कर चुके हैं। लोड C दैट मीन्स एक्यूमुलेटर में मेमोरी ऑपरेंड C एलोकेट हुआ। सिमिलरली ऐड D, तो एक्यूमुलेटर में आपका जो डेटा है उसमें मेमोरी ऑपरेंड D ऐड हो गया। ऐड होने से क्या हो गया कि अब एक्यूमुलेटर में आपका C+D है। और फाइनली आपको क्या करना है, A+B इंटू C+D। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा, A+B इंटू C+D और C+D इंटू A+B बोथ आर सेम। तो यहाँ C+D आपका एक्यूमुलेटर में है, T में A+B है, तो डायरेक्ट मल्ट T करेंगे तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो आपका डेटा है C+D उसके साथ मेमोरी ऑपरेंड T में जो आपका डेटा है A+B मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद एक्यूमुलेटर में ही आपका स्टोर रहेगा A+B, यानी C+D इंटू A+B। अब ये आप A इंटू B, B इंटू A एक ही बात है। तो फाइनली आपका जो है टी जो एक्यूमुलेटर है उसमें ये पूरा इंस्ट्रक्शन एलोकेट हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोर करके एक्स में स्टोर कर देंगे। तूफान आ रहा है क्या जी, देखो। तो जो भी आपका एक्यूमुलेटर में डेटा है वो एक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका ये पार्ट था ना, इसी को आप पूछे थे। तो ये पार्ट टी नाम का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। हाँ, तो टी की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन, यस सर, हमें बस खाली टी में कंफ्यूजन था सर। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू, क्वेश्चन जो दिए थे a इंटू बी, ये ब्रैकेट में था, इसको बनाए हैं x इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। जीरो एड्रेस, वन एड्रेस, कोई बनाए हैं, शेयर करेंगे एनीवन? कोई नहीं बनाया, आप लोग बनाए कोई? समय नहीं मिला क्या, नहीं बना? बन जाएगा ना सबसे? यस सर बन जाएगा सर, हम पीछे वाला लिख रहे हैं। यस सर बन जाएगा सर, बनाए हुए एक रफ में है बनाया हुआ सर, शेयर नहीं कर सकते। तो वही रफ को ही शेयर करिए, क्या दिक्कत है? रफ में किस बीच है सर, दिक्कत ये है। देखे तो 2 मिनट सर, हम सर 2 मिनट हम शेयर कर देते हैं बना के एक मिनट। ठीक ठीक। इसको जीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस,
और 3 एड्रेस। जीरो एड्रेस के लिए तो सबसे पहले इसको आपको पोस्ट फिक्स में बदलना होगा। तो पोस्ट फिक्स में इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी। ए बी सी प्लस डी माइनस मल्टीप्लाई। ए बी सी प्लस डी माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 और 3 3 6 एक साथ 7 लाइन्स इंस्ट्रक्शन इज रिटन फॉर जीरो एड्रेस। जीरो एड्रेस के लिए 7 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, क्योंकि इसमें 7 ऑपरेंड है। ऑपरेंड में भी द वेरिएबल और एनी ऑपरेटर, ऑपरेटर और वेरिएबल के रूप में है। तो पुश ए, पुश बी, हाँ व्हाट्सएप में नहीं, इसी में सिस्टम में क्लास के बाद पेन ड्राइव है। से रुकेगा भी नहीं ना रिकॉर्डिंग में, तो लाइन क्लास के बाद। तो पुश ए, पुश बी, push C, then add, then push D। अब इसका समरी लिखिएगा। टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी ऑपरेंड A, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी ऑपरेंड B, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी ऑपरेंड C, और जो ऐड होता है वो लास्ट टू, यानी कि लास्ट जो दो आपका ऑपरेंड होता है उसके ऊपर ऑपरेशन होता है। तो मेमोरी ऑपरेंड B प्लस मेमोरी ऑपरेंड C होगा। और पुश D, दैट मीन्स अगेन न्यू टॉप ऑफ द स्टैक बिकम मेमोरी ऑपरेंड D। उसके बाद माइनस और एस्ट्रिक्स है। तो यहाँ पर पुश, पुश तो नहीं है, ये हो जाएगा। उसके बाद सब, और उसके बाद मल्ट, एंड देन पॉप। तो सब का मतलब हो गया कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है, तो सब हो गया आपका B प्लस सी आपका सेकंड लास्ट है, और D आपका लास्ट ऑपरेंड है। तो मेमोरी ऑपरेंड B प्लस मेमोरी ऑपरेंड C माइनस मेमोरी ऑपरेंड D, और मल्ट हो गया टॉप ऑफ द स्टैक, यानी A आपका जो है सेकंड लास्ट हो गया, और B प्लस सी माइनस D आपका फर्स्ट हो गया। तो MA इंटू MB प्लस MC माइनस MD, एंड देन पॉप X। तो जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक है वो X में ट्रांसफर हो गया। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन कोड। अब बनाए होंगे तो 8 लाइन का कोड होगा। यस सर। ठीक है, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस बनाए हैं? कोई भी नहीं बनाए? चलिए बन जाएगा ना, तो हम नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। जी इसका 1 2 3 बन जाएगा। यस सर। 1 एड्रेस के लिए, 1 एड्रेस के लिए अगेन सेम इंस्ट्रक्शन है आपका। तो अब इंस्ट्रक्शन को आपका जिस ऑर्डर में दिया है इनफिक्स में, उसी ऑर्डर में देखना है।
तो a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, तो b प्लस सी माइनस डी का प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो है इस ब्रैकेट का देना होगा, उसमें भी आपका एडिशन तो वन एड्रेस में लाइन ऑफ कोड 4 आएगा। 4 में हो जा रहा है, ठीक है। इसमें पहले क्या करेंगे, लोड b, तो 4 नहीं 5, सॉरी, ऐड c, सब d, ठीक है ना। ये एक बार में हो गया लोड b, यानी एक्यूमुलेटर में b आप इंस्टॉल असाइन किए, फिर ऐड किए, यानी एक्यूमुलेटर में जो है उसमें b c ऐड हो गया, और सब d किए, इसका मतलब कि एक्यूमुलेटर में जो भी है यानी b प्लस c है उसमें d सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ तक तो आपका एक बार में हो गया। अब चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो आपको स्टोर करने का जरूरत यहाँ नहीं है, कर लेते हैं तो आपका लाइन ऑफ कोड एक बढ़ जाएगा, लेकिन उसका कोई एडवांटेज हो नहीं रहा है, तो स्टोर करने का कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्ट ए, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, a इंटू बी और b इंटू ए सेम होता है, तो हम a इंटू बी प्लस सी माइनस डी करें या b प्लस सी माइनस डी इंटू ए करें, दोनों का मतलब सेम होगा। तो मल्ट ए करने से क्या हो गया कि जो भी एक्यूमुलेटर में था उसमें a मल्टीप्लाई हो गया। एक्चुअली a इंटू बी प्लस सी माइनस डी करना था, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, b प्लस सी माइनस डी इंटू ए। और फाइनली अब आपके पास एक्यूमुलेटर में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन a इंटू बी प्लस सी माइनस डी है, तो इसको हम लोग अब स्टोर कर सकते हैं। स्टोर, और कहाँ स्टोर करना है, तो x नाम के वेरिएबल में, तो mx ac, यानी लाइन ऑफ कोड इसमें हो गया 5, यानी कि इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट 8 लाइन कोड, in one address you have to write 5 lines code to execute the same set of instructions. तो 2 एड्रेस में भी तो 5 ही गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस में भी 5 ही है, लेस देन इक्वल टू कंडीशन डालना पड़ेगा। तो 2 एड्रेस में है कि यहाँ पर एक रजिस्टर में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगा हुआ है, तो आप कंटिन्यूअस प्रोसेस कर सकते हैं, तो एक ही रजिस्टर से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मूव R1 B, तो R1 में आपका B चला गया, अब उस R1 में C को ऐड करना है, तो मूव R1 C, नॉट मूव, ऐड। तो यहाँ हो जाएगा ऐड R1 C, तो R1 में जो भी है आपका उसमें C ऐड हो गया। अब b प्लस सी है, माइनस करना है, तो सब R1 के ही कंटेंट में d को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी R1 माइनस md। अब यहाँ तक हो गया, R1 में आपका b प्लस सी माइनस डी हो गया। अब इसके बाद आपको a उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो चूंकि a इंटू करना है, लेकिन यहाँ पर b प्लस सी माइनस डी ऑलरेडी R1 में है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हैं मल्ट, ठीक है ना। मल्ट क्या करना है, स्टोर करना है R1 में ही, और इसमें a को मल्ट करना है। तो R1 में आपका जो है R1 इंटू ma हो गया। एक्चुअली a इंटू R1 करना था हमको, लेकिन हम लोग R1 इंटू ma कर रहे हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली हमको क्या करना है, मूव में, यानी R1 में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपका a इंटू बी प्लस सी माइनस डी है, तो इसको x में मूव करा देना है, mx इज R1। तो यहाँ पर भी आपका लाइन ऑफ कोड जो है 5 ही रहा, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में लाइन ऑफ कोड घटा नहीं। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अब कोई भी तरह का डेटा, लाइन ऑफ कोड 3 गया। हाँ, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ऐड R1 BC। तो ये R1 रजिस्टर है। R1 इज द नेम ऑफ रजिस्टर। बताए थे कि जब आपको ये स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर में काम कीजिएगा, तो उस माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर का नाम यूज हो रहा है उस नाम को यूज करिएगा। और यहाँ जो R1 ले रहे हैं ये कॉमन फॉर एनी माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि वी आर टेकिंग जनरलाइज नेमिंग कन्वेंशन फॉर रजिस्टर, एंड वी कैन टेक R1 R2 अप टू R7 रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन। तो कोई भी R7 तक रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यहाँ ले सकते हैं। तो R1 में B प्लस सी आ गया। अब इसी R1 में आपको जो है सब करना है,
R1 में ही स्टोर करना है और क्या सब करना है, R1 में D को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि आपको पता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में पहला जो है वो केवल रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है, लास्ट 2 ऑपरेंड पर ऑपरेशन होता है। तो सब एक्चुअली R1D ही हुआ। तो सब R1D का मतलब कि R1 में R1 का जो कंटेंट है उसमें D माइनस हो गया। तो R1 में आपका कंटेंट B प्लस C है, तो B प्लस C माइनस D हो गया इस लाइन कोड के बाद। तो अब आपका टोटल इंस्ट्रक्शन हो गया B प्लस C माइनस D R1 में। अब A को मल्टीप्लाई करना है, स्टोर करना R1 में ही रखना है। तो अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर ही लाइन ऑफ कोड को एंड कर सकते हैं। नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, 3 होगा ना। तो मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पर आप x को रख सकते हैं फाइनल स्टोरेज एरिया, और R1 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a, तो a को पहला ऑपरेंड बना सकते हैं, R1 को दूसरा ऑपरेंड बना सकते हैं। तो x में आपका फाइनली x में यानी mx में क्या स्टोर हुआ, मेमोरी ऑपरेंड a इंटू R1। तो a में आपका जो है a और R1 में b प्लस C माइनस D है, मल्टीप्लाई होके x में स्टोर हो गया। यानी यहाँ पर लाइन ऑफ कोड आपका 2 और डिक्रीज हो गया, यानी कि 3 लाइन के कोड में आपका वर्कआउट हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी आपको सेट करना है ऑपरेटर का, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है इंस्ट्रक्शंस में नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंस्ट्रक्शन साइकिल। सर थोड़ा पीछे कीजिएगा। सर ये एलओसी लेकिन फाइंड करना ही क्यों है सर? हो गया सर। एलओसी फाइंड क्या करना है, आप जो लिखेंगे तो ऑलरेडी एलओसी पर वर्किंग हो रहा है। क्वेश्चन में तो सर हम लोग बताएंगे ना कितना एलओसी हुआ ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। यस सर। देखिए अब नाउ अप टू डिस्कशन जो हम लोग डिस्कस किए, वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन फॉर विच वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज्ड टू राइट द इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन साइकिल। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल? यानी एज यू नो दैट इट इज द साइकिल in which the particular instruction get executed inside the system। यानी कि it includes various stages of an instruction। मतलब वही फर्स्ट डिकोड एंड एक्जीक्यूट। It includes various stages of an instruction during execution। It consists of 3 phases, that is fetch, decode and execute। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 फेज से होकर गुजरता है, फेच फेज, डिकोड फेज और एग्जीक्यूट फेज। फेच फेज का मतलब हुआ इनिशिएशन of an instruction as per control generated by the CPU। ठीक है ना, जो आपका CPU कंट्रोल जनरेट करेगा उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्शन को इनिशिएट करना, देन टेकिंग डिसीजन over the instruction to finalize the execution or execution phase। That means
finalization of the instruction पूरा कंप्यूटर में सर यही है, मतलब हाँ, बस यही पढ़ते हैं। finalization of the instruction through respective area। तो फाइनलाइजेशन का एरिया रिस्पेक्टिव हो सकता है। रिस्पेक्टिव एरिया का मतलब कि एएलयू पार्ट, रजिस्टर पार्ट या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके आपके इंस्ट्रक्शंस को फाइनलाइज करना। अब ये हो सकता है कि अगर इंस्ट्रक्शन कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल यूज हो, या एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपका वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि सब इंस्ट्रक्शंस, पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस या सिंगल इंस्ट्रक्शंस अगर है तो एक ही इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ बेसिकली इंटायर इंस्ट्रक्शन साइकिल में CPU plays the important role. Now, whatever we discuss about the CPU organization, that is the discussion for the single CPU. सिंगल CPU की बात करेंगे। और अब ये जो कंपोनेंट है जो भी आपका है वो नंबर ऑफ CPU भी होगा तब भी वही एप्लीकेबल होगा। तो इफ द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स मोर देन वन कोर, एक से अधिक अगर फिजिकल कोर होगा तो ईच कोर कंटेन्स द सेपरेट CPU। तो इफ देयर इज 2 कोर तो 2 CPU इज देयर, इफ देयर इज 4 कोर देन 4 CPU इज देयर, इफ देयर इज 8 कोर देन 8 CPU इज देयर। तो व्हाटएवर डिस्कशन अकर इन दिस अंडर दिस हेडिंग दैट इज कॉमन फॉर ऑल CPU। यानी जितने भी CPU हो, 2 CPU हो, 8 CPU हो, 4 CPU हो, हर CPU में वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होल्ड होगा, यानी जो भी हमारा कंपोनेंट है। तो CPU का मेन रोल क्या है? लेकिन सर हाँ, इट्स प्राइमरी डिफरेंट होगा ना, मतलब क्या बोलिए? टाइम स्लाइस तो डिफरेंट होगा सारा सीपीयू का, हाँ हाँ जो पर्सन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका एलोकेशन ऑफ जॉब कैसे हो रहा है। तो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, क्योंकि आपका जो जितना भी प्रोग्राम है सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू को है। तो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स entire operation of the कंप्यूटर। इंटायर जो ऑपरेशन है, इंटायर ऑपरेशन में आपका इनपुट, आउटपुट, पेरिफेरल, मेमोरी, जितना भी तरह का ऑपरेशन है, इंटायर ऑपरेशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय द पर्टिकुलर सीपीयू। नाउ समटाइम वी आल्सो से दैट इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, but CPU is not actual brain of the computer, your CU is the brain of computer, ठीक है ना? तो it is the brain of computer। sometimes we say actually CPU का काम क्या है? तो it generates, ये जो हम लोग 3 फेज देखे, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, इसमें से डिकोड और एग्जीक्यूट ये तो इंटरनल वर्क है CPU का। फेच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल CPU ही है, क्योंकि जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा सीपीयू का, सीयू पार्ट जो जनरेट करेगा उसी के बेसिस पर आपका प्राइमरी मेमोरी जो है रिस्पॉन्ड करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फेच इनिशिएट करेगा। तो इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स, इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स फॉर इनिशिएटिंग the fetching job by primary memory, fetched instruction is allocated to the CPU for decoding purpose, and once the decoding is accomplished, then
execution area is finalized for completion of instruction. तभी था, तभी ना बोला गया था, अभी तो तुम लोग को बोला गया था ऑनलाइन जुड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल रिव्यू किया गया है, कोई घर फिर चल गया, मतलब घर प्रोजेक्ट के लिए थोड़े बुलाया गया था जी। रूम घर जाए, ठीक है, तो रुक जाइए, कल रूम पे कल लीडर सर से मिल लीजिएगा, कल तो उनका क्लास सर इसलिए कोई सुनी ना सर, कोई इशू नहीं है, इशू क्या चाहिए, मतलब छूट छूट गया नहीं देख कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा गहन अध्ययन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ठीक है। Then execution area is finalized for completion of instruction execution. यानी कि आपका जो भी फेचिंग जॉब होता है उसके लिए कंट्रोल सिग्नल भी सीपीयू ही जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के बाद आपका जो प्राइमरी मेमोरी है वो इनिशिएट करता है फेचिंग। इनिशिएट करने के बाद प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी को सबमिट करता है, क्योंकि आपका जब हायरार्की आप देखे होंगे, हायरार्की ऑफ आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हायरार्की ऑफ मेमोरी में आपका जो है सबसे ऊपर आपका ये सीपीयू रजिस्टर्स होता है, प्रोसेसर रजिस्टर्स, इसके नीचे होता है कैश मेमोरी, इसके नीचे होता है प्राइमरी मेमोरी, और इस सबसे नीचे होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो आपके प्रोग्राम का परमानेंट रेसिडेंट एरिया है। आपका जो भी सिस्टम में प्रोग्राम है उसका ये आपका मेमोरी हायरार्की है, जो स्टोरेज और स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। यानी कि जैसे जैसे सीपीयू से आप ये सपोज यहाँ सीपीयू है, तो जैसे जैसे सीपीयू से जो क्लोज आपका मेमोरी होगा वो उसका स्टोरेज एरिया कम होगा, यानी स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीजेज व्हेनेवर the memory is closest to the CPU and speed increases whenever the memory is closest to the CPU। तो स्पीड आपका बढ़ता है, स्टोरेज एरिया कम होता है जब सीपीयू से क्लोज होता है। ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे सीपीयू से दूरी बढ़ती है तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है और स्पीड घट जाता है। तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड सबसे कम है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का स्पीड कैश मेमोरी से कम है एंड कैश मेमोरी का स्पीड प्रोसेसर रजिस्टर से कम है। तो जो भी कंट्रोल सिग्नल सीपीयू जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट होने के बाद उसी के बेसिस पर आपका प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा, फेचिंग इनिशिएट करेगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फेच करने का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस में कन्वर्जन होगा, जिसके लिए हम लोग ओएस में प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़े थे। तो अंडर प्रोसेस स्टेट डायग्राम व्हेनेवर एनी जॉब इज शेड्यूल्ड देन द न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड in between the new state and ready state। तो process is created and allocated into the RAM। तो प्राइमरी मेमोरी के रेडी क्यू में रेडी स्टेट जो मेंटेन हो रहा है वहां पर जब आपका प्रोसेस एलोकेट होगा, इसका मतलब क्या है कि फेचिंग इज अकम्प्लिश्ड। यानी वंस द प्रोसेस एलोकेट इनसाइड द प्राइमरी मेमोरी दैट मींस कि फेचिंग इज कंप्लीटेड, एंड वंस द फेचिंग इज कंप्लीटेड देन आफ्टर दैट फेच इंस्ट्रक्शन मूव्स टू द कैश मेमोरी। बिकॉज सीपीयू से जो क्लोजेस्ट आपका जो मेमोरी है सीपीयू रजिस्टर्स और सीपीयू से, वो आपका कैश मेमोरी है। तो सीपीयू ऑलवेज डिमांड द इंस्ट्रक्शन टू द कैश, एंड वहां पर ही हम लोग का जो आगे जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर मेमोरी मैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना, जिसमें सेट एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिव, ये वेरियस टाइप का मेमोरी मैपिंग हम लोग देखेंगे। कुछ एक्चुअली मेमोरी मैपिंग क्या है, whenever the CPU demands the instruction from the cache memory, then CPU needs that instruction immediately, and if the instruction is available with the cache memory, the instruction easily allocated to the CPU and heat is generated। तो अगर आपका डिमांड करने के समय में कैश मेमोरी में अवेलेबल है और आपका वो अवेलेबल हो गया CPU के लिए तो हीट हो गया, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, मिस हो गया। एंड इनसाइड द सिस्टम वी हैव टू मैनेज दिस हीट रेशियो।
यही हीट रेशियो को मैनेज करना होता है, क्योंकि हीट रेशियो अगर मैनेज नहीं होगा तो थ्रूपुट अफेक्टेड होगा, सीपीयू ज्यादा देर तक वेट करेगा इंस्ट्रक्शंस का, जो इंस्ट्रक्शंस आपका अवेलेबल विद कैश नहीं है। अब उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कैश कंट्रोलर और मेमोरी कंट्रोलर का। मेमोरी कंट्रोलर कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड कैश कंट्रोलर कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कैश मेमोरी। So in between these two controllers, the communication should establish inside the computer. If the fetch instruction is available with the primary memory, just send it to the cache memory because CPU immediately needs that instruction. क्योंकि मिस हो गया तो मिस हो गया, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन फ्लो होगा, that is the concept of memory mapping. That means transformation of instruction from one location to another location if earlier not made. अगर पहले से नहीं किया गया तो ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस का डिमांड कर रहा है और वो डिमांडेड इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल विद द कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी इज नॉट इन अ पोजीशन टू एलोकेट दैट इंस्ट्रक्शन व्हेनेवर द सीपीयू डिमांडेड दैट इंस्ट्रक्शन। तो मिस इज जनरेटेड एंड वी हैव टू मेंटेन दैट हीट एंड मिस रेशियो। अगर ज्यादा मिस होगा इसका मतलब मैक्सिमम टाइम आपका सीपीयू आइडल स्टेट में रहेगा, बिकॉज it has no instructions to perform any operation over there. So that is the prime responsibility of the CPU to or the system to allocate. अब उसमें किसका रोल प्ले होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल प्ले होता है कि आपका जो है वो CPU को पाइपलाइन करना, यानी जॉब को पाइपलाइन करने का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी OS का है। तो it is the responsibility of OS कि how the OS utilize the CPU in a proper manner. बिकॉज सीपीयू यूटिलाइजेशन प्रॉपरली तभी हो पाएगा जब सीपीयू जिस तरह का इंस्ट्रक्शंस डिमांड करेगा, जिस तरह का उसको रिसोर्स चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, वो अवेलेबल उसको होता रहे। दैट्स व्हाई देयर इज ए पीसीआर, क्योंकि पाइपलाइन करने के लिए हम लोग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यूज करते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब यहाँ पर क्या है कि देयर आर वेरियस components of CPU as like a computer। जैसे कंप्यूटर का वेरियस कंपोनेंट है, तो we have input device, output device, we have memory, secondary memory, primary memory, ठीक है ना, CPU, these are the component of the computer। तो in the same manner we have component of CPU also। तो inside CPU certain component work। तो under CPU we have control unit, we have ALU यानी arithmetic and logic unit, and we have registers, ठीक है ना। अब जितना चीज सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग डिस्कस किए, all are applicable for control unit also, because actually the signals are generated, control signals are generated। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन is the name of the scientist who give one architecture for the computer। कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि there are mainly 4 component of computer: CPU, memory, input and output। वन न्यूमन आर्किटेक्चर में यही 3 जो है आपका मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का। और 3 तरह के बसेस का बात किया गया: डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल और कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये जो वन न्यूमन आर्किटेक्चर में था क्या कि आपका जो सीपीयू है वो ये बसेस का इस्तेमाल करता था। सीपीयू से कंट्रोल बस में क्या है, सीपीयू जो भी कंट्रोल जनरेट करेगा डायरेक्शन कंट्रोल बस के थ्रू, ये कंट्रोल बस के थ्रू इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। यानी सीपीयू पहले क्या कोई भी तरह का कंट्रोल जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद वो कंट्रोल जो है किसको किसको जा सकता है, वो कंट्रोल इनपुट आउटपुट को जा सकता है, मेमोरी को जा सकता है। यानी कि इस कंट्रोल बस से ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो इस सबको जाएगा, मेमोरी के लिए भी जाएगा और आउटपुट के लिए भी जाएगा। ये कंट्रोल बस का पहला इस्तेमाल। ऑल द बसेस आर द सिस्टम बस।
यानी कि सिस्टम बस जो है वो 3 है, डेटा बस, कंट्रोल बस कंट्रोल और एड्रेस बस। ये बस एक्चुअली क्या है? इट इज द सेट ऑफ वायर्स और लाइंस यू कैन से थ्रू व्हिच द डेटा, एड्रेस एज वेल एज कंट्रोल सिग्नल मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो सीपीयू जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द फेच इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड। तो ये जो सिग्नल जनरेट हुआ ये किसको गया? मेमोरी को गया। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए होगा, पेरिफेरल के लिए होगा, स्टोरेज डिवाइस, तो उसके लिए भी ये आपका टुवर्ड्स उस डिवाइस को जाएगा, यानी मेमोरी के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। कंट्रोल सिग्नल सीपीयू कंट्रोल बस के थ्रू अलग अलग सेक्शन में भेजा। नाउ देयर इज एड्रेस बस। नाउ एड्रेस बस यू आल्सो नो दैट की सीपीयू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस, यू नो, and on the basis of that the physical address is generated for the particular instruction। तो लॉजिकल एड्रेस आपका सीपीयू जनरेट करता है। तो सीपीयू जस्ट इस एड्रेस बस का यूज करेगा लॉजिकल एड्रेस देने के लिए, ठीक है। व्हाट अबाउट द मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट? मेमोरी इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होगा? लॉजिकल ये एड्रेस बस का इस्तेमाल कैसे करेगा? मेमोरी से आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा? आउट सर मेमोरी में तो मतलब इनवर्ट होगा, लेकिन आउटपुट में आउटवर्ट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर में रहेगा। ठीक है। अच्छा, डेटा बस का इस्तेमाल आपका जो है सीपीयू इन और आउट दोनों के लिए करता है। आ रहे हैं इसको। डेटा बस जो है इसका यूज सीपीयू डेटा को प्रोसेस में इन और डेटा प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन बना उसको आउट करने के लिए भी यूज करता है। तो इसको बाय डायरेक्शनल यूज करता है डेटा बस को। मेमोरी कैसे यूज करता है डेटा बस को? मेमोरी भी बाई डायरेक्शनल यूज करता होगा, क्योंकि जो मेमोरी के थ्रू डेटा जा रहा है फिर मेमोरी के थ्रू ही डेटा रिसोर्स रिलोकेट होगा। तो यहाँ पर भी ये बाई डायरेक्शनल है। व्हाट अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट? तो इनपुट डेटा बस के थ्रू इनपुट जो है वो डेटा भेजता है और आउटपुट जो है वो डेटा लेता है। यानी आप जो कीबोर्ड से इनपुट करेंगे वो कीबोर्ड से डेटा बस के थ्रू मूव करेगा और वो कहाँ पर दिखेगा? मॉनिटर पर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, तो डेटा बस से फिर वो मॉनिटर के एज एन आउटपुट डिवाइस वो वहां पर मूव करेगा। तो इसका भी डायरेक्शन फिक्स है। नाउ थिंक अबाउट द एड्रेस बस। एड्रेस बस में मेमोरी इनपुट और आउटपुट में एड्रेस बस का यूज कैसे होगा? मेमोरी से एड्रेस आउटवर्ड होगा, यानी मेमोरी से आउटवर्ड। एंड व्हाट अबाउट इनपुट एंड आउटपुट? इनपुट और आउटपुट के लिए एड्रेस का क्या यूज है? इनपुट तो इनपुट में डाउन एरो, आउटपुट में अप एरो। इनपुट में डाउन एरो, ऐसे। तो सर इनपुट देंगे हम लोग तो उस एड्रेस में जाके स्टोर होगा, और आउटपुट करने के लिए उस एड्रेस का वैल्यू को हम लोग शो करवाएंगे। जैसे आपका डेटा यूज हो रहा है उसी तरह से। तो अब यहाँ पर ये रेशियो इसलिए देखें हम लोग, क्योंकि जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का पार्ट है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को एज ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू हम लोग देख रहे हैं। हाँ, जो डेटा हम भेज रहे हैं, जो डेटा, हाँ जो डेटा भेज रहे हैं उसी का एड्रेस। नहीं, हम कैसे करेंगे? इनपुट में, हाँ इनपुट में आप जो डालिएगा वो तो आपके इनपुट के हिसाब से ना उसका एड्रेस एलोकेट करेगा। तो आपको एड्रेस डिवाइस है ना, हाँ प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, हाँ। नहीं रहा तो सर मतलब क्या होगा? क्या मतलब देंगे तो क्या होगा? थोड़ी ना मतलब वेटिंग में चल जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि कंट्रोल देंगे अगर हम उसको, हाँ तो सर प्रिंटर नहीं है अगर हम लोग में कंप्यूटर में अटैच, तो सर मतलब क्या कहते हैं, कंट्रोल जाएगा कि नहीं जाएगा सर उसका? नहीं, जब कंट्रोल जनरेट होगा और प्रिंटर आपका डिटैच होगा तो उसका स्टेटस इंटरफेस देगा ना। आगे हम लोग जब इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो इंटरफेस भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो सीपीयू है और ये आपका पेरिफेरल है सपोज, है ना।
तो सीपीयू और पेरिफेरल्स के बीच में देयर इज ए इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जिसको आप बोलते हैं पोर्ट। यस सर, आईओ पोर्ट। ये हाँ, आईओ पोर्ट। ये आपका जो पेरिफेरल है, दैट पेरिफेरल में बी इनपुट, इट में बी आउटपुट, इट में बी एनी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। तो ये पेरिफेरल कुछ भी हो सकता है आपका। अब ये जो पेरिफेरल है ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई पोर्ट होगा जिस पोर्ट के थ्रू डिवाइस कनेक्ट होता होगा। तो लाइक यूएसबी पोर्ट हम लोग लेते हैं, तो यूएसबी इनेबल्ड डिवाइस होना चाहिए। तो यूएसबी पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों पर्पस को फुलफिल करता है। बेसिकली हम लोग जो पोर्ट को इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइस कनेक्शन। तो इफ द पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनी इनपुट डिवाइस देन इट इज इनपुट पोर्ट, and if the port is used for connecting any output device then it is the output port. So your USB port is the port which is used for connecting both input as well as output device. So whenever you are connecting input device which is USB enabled, then it is treated as input port, and whenever you are connecting any output device then it is treated as output port. So on the basis of that, तो control unit basically क्या है, इट इज जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू का है वो सारा इसका है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंस्ट्रक्शन फेचिंग इज इनिशिएटेड, ठीक है ना, एंड फेच्ड इंस्ट्रक्शन इज सबमिटेड टू द कंट्रोल यूनिट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिकोडिंग इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट। वंस द डिकोडिंग, आप बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या?